स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज प्राचीन इतिहास के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम पार्ट है, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हम सीधे चल देंगे आपका वैदिक काल की ओर, जहां से वेदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए आज की क्लास तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के इससे पहले हमने देखा कि जो भारत से बाहर के स्थल थे वहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के भारत से प्राप्त स्थल जहाँ से उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो गुजरात, सबसे पहले गुजरात है। गुजरात के जो स्थल हैं वहाँ से लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुतकोटदा आदि स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला आपका है लोथल। लोथल आपका अहमदाबाद भोगवा नदी के किनारे स्थित है और जिसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। लोथल आपका इस सभ्यता का सबसे बड़ा गोदीबाड़ा के रूप में जाना जाता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है यह एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। लोथल के अंतर्गत जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वे हैं आपके पहला बंदरगाह का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस सभ्यता के लोग व्यापार करते थे और व्यापार बंदरगाह के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता था, जो एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। यहाँ से चावल के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य एवं हाथी दांत के साक्ष्य और घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। मृण मूर्ति का तात्पर्य है घोड़े की बनी जो मिट्टी की मूर्ति होती है उसके संबंध में है। इसी प्रकार हाथी के दांत, एक चीज़ है यहाँ पे, हाथी के दांत के अवशेष जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं और केवल लोथल से प्राप्त हुए हैं। यानी इस सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे, लेकिन सीमित मात्रा में परिचित थे। इसी के बाद इसका जो दूसरा स्थल है वो आप देखेंगे रंगपुर है, जो भादर नदी के तट पर अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य, ज्वार, बाजरा एवं फसलों के साक्ष्य रंगपुर गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद आपका जो आता है धान की भूसी से तात्पर्य है जो धान की जो भूसा होता है उससे संबंधित है, और यहाँ से यानी इस रंगपुर से जो धान के अवशेष मिले हैं, यानी यहाँ पे धान की खेती की जाती थी, इस प्रकार से है। उसके बाद आपका धौलावीरा से संबंधित है, तो धौलावीरा से इस सभ्यता का सबसे सुव्यवस्थित नगर के रूप में जाना जाता है धौलावीरा। जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो पूरी सभ्यता के अंतर्गत जाना जाता है, इसी प्रकार से धौलावीरा भी इस सभ्यता का सबसे सुव्यवस्थित नगर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के जो नगर थे वो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, क्योंकि बाकी जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि जो स्थल हैं इस सभ्यता के जो नगर हैं वो केवल 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा एकमात्र इस पूरी सभ्यता का ऐसा स्थल था जिसके नगर 3 भागों में विभाजित थे। उसके बाद आपका सुतकोटदा की बात करते हैं, तो सुतकोटदा गुजरात के कच्छ में आपका सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से आपका घोड़े की हड्डी यानी अस्थि के अवशेष मिले हैं। और उसके बाद यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से तराजू अर्थात माप हेतु प्रयोग किए जाने वाले जो वजनीय पैमाने होते हैं उनके रूप में इस सभ्यता के लोगों के द्वारा तराजू का प्रयोग किया गया। और तराजू के जो बाट इनके मिले हैं वे सभी 16 के गुणज में प्राप्त हुए हैं। कलश समाधान से तात्पर्य है मटके के अंदर मृतक शरीर के अवशेषों को रख के उसे जमीन के अंदर दफनाया जाता था, उसे कलश समाधान कहा गया। उसी प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस सभ्यता में जो शवों को दफनाने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपका हड़प्पा से मिलते हैं, और इस सभ्यता में जो शवों को जलाने के साक्ष्य मिलते हैं वो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं। इसी के तहत
गेहूं, जौ मुख्य फसल, लेकिन चावल के सीमित साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया, रंगपुर में धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इस पूरी सभ्यता में चावल के साक्ष्य एक सीमित मात्रा में मिले हैं। हालांकि गेहूं एवं जौ इनकी मुख्य फसल के रूप में जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। इसी के बाद जो दूसरा स्थल था इसका, वो पंजाब में प्राप्त होता है, और पंजाब से जो रोपड़, जो वर्तमान में पंजाब में रूपनगर के नाम से जाना जाता है और सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी ताम्र उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हरियाणा के बनवाली, यानी बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा से, इन 3 स्थलों से हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनवाली से मिट्टी के बने हल्का खिलौना, अर्थात मिट्टी को जब टेराकोटा में, यानी मिट्टी को जब आग में पका दिया जाता है तो उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो इसी प्रकार से मिट्टी का एक खिलौना बनाया गया है जो हल के समान है। उसके बाद राखीगढ़ी, यानी भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है इस सभ्यता का, वो है आपका राखीगढ़ी। पूरी सभ्यता का यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती है। उसी प्रकार से राजस्थान में चलते हैं, तो राजस्थान से इस सभ्यता के कालीबंगा और बालाथल और भी इसके जो स्थल हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जो इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य एवं अग्निकुंड के प्रमाण इस सभ्यता के कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसी के पश्चात हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, अर्थात ये सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार के यहाँ के लोगों का समाज वगैरह था। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता एवं नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगरीय सभ्यता से तात्पर्य है, यानी जिस सभ्यता में पक्के भवन, सड़कें, अर्थात नगर की सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं, वे नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती हैं। तो ये विश्व की पहली, यानी नगरीय सभ्यताओं का जन्म इसी सिंधु घाटी सभ्यता से होता है, अर्थात नगर के जितने भी विशेषताएं होती हैं वे सभी इस सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से जो इस सभ्यता के जो नगर थे वे आपके ग्रिड पद्धति पर आधारित थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी ग्रिड पद्धति का तात्पर्य है जो शतरंज नुमा चेस बोर्ड होता है उसके समान इसकी जो आकृति थी उस आधार पर इसके नगरों को डिजाइन किया गया था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर विभाजन, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों के, यानी जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन सब में नगर 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। एक पूर्वी नगर, इसे निचला नगर के रूप में जाना जाता था, जिसमें निर्धन वर्ग के लोग रहा करते थे। ऐसा एक अनुमान लगाया गया है क्योंकि इसके साक्ष्य अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। उसके बाद जो दूसरा था, इसमें दूसरा नगर उसे पश्चिमी नगर या दुर्ग या ऊपरी नगर के नाम से जाना जाता है और इसमें संभवतः धनी वर्ग के लोग रहा करते थे। इसी के पश्चात इस सभ्यता के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित हैं, किंतु धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी अधिक संभावनाएं होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ नगर 3 भागों में विभाजित किए गए थे। ठीक है, इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, वहाँ की संस्कृति थी, किस प्रकार की थी, इसके संबंध में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ से मातृदेवी एवं उर्वरता की देवी के साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिससे यह समाज मात्र सत्तात्मक अर्थात महिलाओं को परिवार में उच्च स्थान प्रदान करना तथा समाज में सर्वोच्च स्थान प्रदान करना इस सभ्यता का एक सर्वोच्च गुण था, जिससे इसे मात्र सत्तात्मक समाज के रूप में जाना जाता है। तथा इस समाज की सबसे जो छोटी इकाई थी
वो परिवार के रूप में जानी जाती थी। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में किसे जाना जाता था। उसी प्रकार से यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनने की संभावना ये होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो किस प्रकार का था, अर्थात पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। तो ये मातृसत्तात्मक समाज था। यह सभ्यता जब विकसित होती है तो इस सभ्यता में किसी भी जाति वर्ण यानी किसी भी जाति वर्ग का उल्लेख नहीं मिलता है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में जातियों में कैटेगराइज किया गया है, उस प्रकार से जब इस सभ्यता यानी मानव के विकास का क्रम आगे बढ़ता है, सभ्यताओं का विकास आगे शुरू होता है, तो यहाँ से किसी भी प्रकार की जाति एवं धर्म का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु पेशा आधारित समाज का उल्लेख मिलता है, अर्थात व्यापार, श्रमिक, पुरोहित वगैरह, यानी इनके कार्यों के आधार पर इनको विभाजित किया जाता था और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता था। उसके पश्चात विश्व में सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं और इस सभ्यता में जो गेहूं, जौ, मटर, चावल और कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना ये होती है कि जो गन्ना और राई के साक्ष्य इस सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी फसल का सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि जो हुए हैं वो हमें पता हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है जिससे कि हम आंसर सटीक दे पाएँ। उसी के पश्चात इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से कुबड़ वाला सांड, एक सींग वाला गेंडा, गाय, घोड़ा, ये सभी लोग इन पशुओं से परिचित थे। लेकिन हाथी और घोड़े से बहुत ही सीमित मात्रा में इस सभ्यता के लोग परिचित थे, क्योंकि हाथी और घोड़े का यहाँ से व्यापार किया जाता था। संभवतः ईरान क्षेत्र से जो बंदरगाह आपने लोथल इससे पहले पढ़ा, उसमें उस बंदरगाह से यहाँ से व्यापार किया जाता था, जिसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ से इस सभ्यता के पतन के संबंध में देखेंगे। इस सभ्यता की जो जानकारी के स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं और जो लिखित यानी साहित्यिक साक्ष्य हैं वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो इस सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त है वो एक अनुमान के आधार पर प्राप्त है। हालांकि पुरातात्विक जो जानकारियां हैं वो सटीक हैं, पुरातत्ववेताओं के द्वारा दी गई हैं, लेकिन ये पतन के संबंध में इनमें एक अनुमानित आंकड़े दिए जाते हैं। इस सभ्यता के पतन के संबंध में प्रोफेसर सर जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण भूकंप बताया। अर्थात इन्होंने कहा कि सभ्यता के अंत पतन बताया गया वो जलवायु परिवर्तन के द्वारा इस सभ्यता का परिवर्तन हुआ। हालांकि परिस्थितियां बदलने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन भी बदलना स्वाभाविक है, उसी प्रकार से यहाँ इस सभ्यता का पतन हो सकता है। लेकिन चाइल्ड्स एंड व्हीलर के द्वारा इस सभ्यता के पतन का कारण विदेशी आक्रमण बताया गया और आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता का पतन किया और उसके बाद पुनः ये वैदिक काल में आकर के बसने लगते हैं। लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखेंगे आप तो यह एक सही तथ्य नहीं है, क्योंकि अगर इतिहास का एक क्रमबद्ध अध्ययन देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हो जाती है और इसके बाद वैदिक काल शुरू होता है। तो जब वैदिक काल शुरू होता है तो वहाँ पे जो लोग निवास करते हैं वो जंगलों में रहना और झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि इन लोगों को यहाँ पे पक्के भवनों में रहने की जानकारी पहले से प्राप्त थी तो ये बाद में आकर के जंगलों में रहना निश्चित नहीं कर सकते थे। तो इस कथन को ज़्यादा मत नहीं दिया जाता है। सबसे अधिक मत
भूकंप और जलवायु परिवर्तन को ही एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास।